यूरोप का पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बाद यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आई। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान हुए और ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोज निकाले गए। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। पुनर्जागरण वह आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। यूरोप के निवासियों ने भौगोलिक, व्यापारिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की। इस युग में लोगों ने मध्यकालीन संकीर्णता को छोड़कर स्वयं को नई खोजों, नवीनतम विचारों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक उन्नति से सुसज्जित किया। प्रत्येक क्षेत्र में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण, आदर्श और आशा का संचार हुआ। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय, समाज और राजनीति पर से धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार पुनर्जागरण उस बौद्धिक आंदोलन का नाम है जिसे रोम और यूनियन की प्राचीन सभ्यता संस्कृति का पुनरुद्धार कर नई चेतना को जन्म दिया। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। पहला, व्यापार तथा नगरों का विकास। पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी वर्ग को जन्म दिया। व्यापारी वर्ग का कटु आलोचक और कट्टर विरोधी था। व्यापारी वर्ग ने चिंतकों, विचारकों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों को प्रश्रय दिया। इस प्रकार व्यापारी वर्ग की छत्र छाया में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई। व्यापार के विकास में नए नए शहर बसे। इन शहरों में विकास और व्यापार के सिलसिले में अनेक देशों के व्यापारी आते थे। उनके बीच विचारों का आदान प्रदान होता था। विचारों के आदान प्रदान से जनसाधारण का बौद्धिक विकास हुआ। दूसरा, पूर्व से संपर्क। जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, अरब वाले एक नई सभ्यता संस्कृति को जन्म दे चुके थे। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वे अपने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को भी फैला रहे थे। अरबों के संपर्क के कारण पश्चिमी वालों को भी लाभ हुआ। तीसरा, मध्यकालीन पंडित पथ की परंपरा। अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार बनाकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के अध्ययन पर जोर दिया, जिन्होंने पंडितपथ परंपरा चलाई। इसमें प्राचीन तथा प्रामाणिकतावाद की प्रधानता थी। प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। विभिन्न भाषाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद किया गया। इन विचार पद्धतियों में अरस्तु के दर्शन की प्रधानता थी। चौथा, कागज तथा मौद्रिक कला का आविष्कार। पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में कागज, मुद्रा काल का योगदान महत्वपूर्ण था। कागज और मुद्रण कला के आविष्कार से पुस्तकों की छपाई बड़े पैमाने पर होने लगी। अब साधारण व्यक्ति भी सस्ती दर पर पुस्तकें खरीद कर पढ़ सकता था। पुस्तकों के जनसाधारण की भाषा में लिखी जाती थी, जिससे ज्ञान विज्ञान का लाभ साधारण लोगों तक पहुंचने लगा। लोग विभिन्न विचारकों और दार्शनिकों के कृतित्व से अवगत होने लगे। उनमें बौद्धिक जागरूकता आई। पांचवा, मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व। मंगोल सम्राट कुबलाई खां का दरबार पूर्व और पश्चिम के विद्वानों का मिलन स्थल था। उनका दरबार देश विदेश के विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों से भरा रहता था। इन विद्वानों के साथ परस्पर विचार विनिमय से ज्ञान विज्ञान की प्रगति में सहायता मिली। यूरोप के यात्रियों ने गन पाउडर, कागज और जहाजी
कंपास की निर्माण विधि सीखकर अपने देश में इनके प्रयोग का प्रयत्न किया। इस प्रकार मंगोलिय साम्राज्य ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में वाहन का काम किया। छठा, कस्तूनतुनिया का पतन। 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कस्तूनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कस्तूनतुनिया ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तुर्कों की विजय के बाद कस्तूनतुनिया के विद्वान भागकर यूरोप के देशों में शरण लिए। उन्होंने लोगों का ध्यान प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकर्षित किया। इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिसे जिज्ञासा पुनर्जागरण की आत्मा थी। कस्तूनतुनिया के पतन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ। यूरोप के पूर्व देशों के बीच व्यापार का स्थल मार्ग बंद हो गया। अब जल मार्गों से पूर्व देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा। इसी क्रम में कोलंबस, वास्को डिगामा और मैगलन ने अनेक देशों का पता लगाया। सातवां, प्राचीन साहित्य की खोज। 13वीं और 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनके पेट्रार्क, दांते और बेकन के नाम उल्लेखनीय है। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और लोगों को गूढ़ विषयों से परिचित करने का प्रयास किया। आठवां, मानववादी विचारधारा का प्रभाव। यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता कृत्रिमता और कोरे आदेश पर आधारित थी। सांसारिक जीवन को मिथ्य बतलाया जाता था। यूरोप के विश्वविद्यालयों में यूनानी दर्शन का अध्यापन होता था। रोजर बेकन ने अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे मानववाद का विकास हुआ। मानववादियों ने चर्च और पादरियों के कट्टरपन की आलोचना की। 9वां, धर्म युद्ध का प्रभाव। लगभग 200 वर्षों तक पूर्व और पश्चिम के बीच धर्म युद्ध चला। धर्म युद्ध के योद्धा पूर्वी सभ्यता से प्रभावित हुए। आगे चलकर इन योद्धाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नई नींव मजबूत की। 10वां, समतावाद का हश्र। समती प्रथा के कारण किसानों, व्यापारियों, कलाकारों और साधारण जनता को स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं मिलता था। सामंती विद्वानों के कारण वातावरण हमेशा विषाक्त रहता था, किंतु सामंती प्रथा के पतन से जनजीवन संतुलित हो गया। शांति और व्यवस्था कायम हुई। शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला और व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। शांतिपूर्ण वातावरण में लोगों की साहित्य, कला और व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। समतावाद का हश्र का महत्वपूर्ण परिणाम राष्ट्र राज्यों का विकास था। लोगों में राष्ट्रवाद भावना का जन्म हुआ। धन्यवाद।